हेलो फ्रेंड्स, संस्कार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि अनुसूचियों से संबंधित किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका कलेक्शन आपने देखा था। दोस्तों, आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि अब दोस्तों हम इंपॉर्टेंट फेज में एंटर कर चुके हैं। जो पॉलिटिका आर्टिकल से जहां से शुरुआत होती है, आर्टिकल 1 टू लेके 390 पाई है, सारे आर्टिकल का अपन भाग वाइज अध्ययन करेंगे। तो आज अपन पहला भाग पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से कंटिन्यूटी हम बना के रखेंगे। दोस्तों, जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर जाके देखें सो दैट उनको थीम समझ में आएगी, उसके बाद में उन्हें समझ में आएगा किस तरह से हम भाग में एंटर कर चुके हैं और किस तरह से सारे पार्ट्स का अपन स्टडी करेंगे। दोस्तों, इससे पहले वो वीडियो जरूर देखें। हमने 22 भागों की ट्रिक बताई थी, किस तरह से 22 भागों को याद रखा जाता है, यानी कि पार्ट 1 टू 22 तक। उसमें हमने बताया था हमारे भाग 1 में लिख रखा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो सारे भागों का अध्ययन करेंगे और हमारा पहला भाग है जैसे कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों, इसमें शुरुआत करते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें दे रखी हैं। जैसा कि हमने बताया है कि ये आपका भाग 1 है तथा आर्टिकल 1 से 4 तक इसका उल्लेख कर रखा है। 1 से 4 तक आर्टिकल में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, किस तरह से वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों की स्टडी आज के सेशन के ड्यूरिंग हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र में क्या डिफरेंस होता है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सबसे पहली चीज मुझे ये दे रखी है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसकी टेरिटरी है और ये आपका यूनियन है। इसमें फर्क क्या होता है दोस्तों? जनरली जो लोग हैं इसकी थोड़ी सी अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, इनकी व्याख्या कुछ अलग रहती है। लोग समझते संघ का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य क्षेत्र का मतलब होता है जो भी हमारे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, वो हमारे राज्य क्षेत्र। यदि दोस्तों आप भी उस तरह के सोचते हो तो आप गलत सोच रहे हैं। देखो दोस्तों, ये जो संघ शब्द है वो थोड़ा नैरो वर्ड है, मैं समझाता जाऊंगा। ये संकीर्ण वर्ड है, ये आपका संकीर्ण कॉन्सेप्ट है। ओके, तो राज्य क्षेत्र क्या है? ये ब्रॉडर है, ये विस्तृत है। विस्तृत है क्या मतलब हो गया दोस्तों? संघ का मतलब होता है जो हमारी शक्तियों के विभाजन में भाग लेता है, शक्तियों के विभाजन में भागीदार होता है। आप कहोगे कि सर कैसी शक्तियों के विभाजन की आप बात कर रहे हो? जैसे हमने कहा था, यानी कि हमारा जो यूनियन होता है, हमारी संघीय शासन प्रणाली केंद्र के शासित राज्यों को पावर देती है। शक्तियों का विभाजन हमने कहा था, एक आपकी संघ सूची होती है, उनके साथ में आपकी राज्य सूची होती है, उनके साथ में आपकी समवर्ती सूची होती है। दोस्तों, जो इस तरह के शक्तियों के बंटवारे में, यानी कि डिवीजन ऑफ द पावर में जो हमारा पार्टिसिपेट करता है, जो हमारा इसमें भागीदार होता है, उसको तो हम करेंगे, उसको तो हम कहते हैं भारत का संघीय क्षेत्र है। लेकिन दोस्तों, राज्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत एरिया हो गया, यानी कि कुछ ऐसा भी एरिया जो इस तरह के हमारे साथ में भागीदारी नहीं भी निभाता है, लेकिन हमने उसको ऑक्यूपाइड किया है, हमने उसको ग्रहण कर लिया है किसी संधि के तहत, या फिर हमने उसको विजिट कर लिया है, हमने उस जीत लिया है, या फिर हमने उसको अधिग्रहण कर लिया है किसी टेरिटरी के थ्रू। दोस्तों, ये जरूरी थोड़ी हम उसको डिवीजन ऑफ द पावर्स देंगे, यानी कि उनको भी वही शक्तियां होगी जो हमारे राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को होगी। ऐसी शक्तियां उनके पास नहीं होगी। देखो दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को कल की डेट में हम ऑक्यूपाइड कर लेते हैं इंडिया में। यदि वो इंडिया में जैसे ही ऑक्यूपाइड हो जाता है तो वो भारत का टेरिटरी में शामिल हो गया, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, वो भारत के संघीय क्षेत्र में कभी शामिल नहीं होगा। संघीय क्षेत्र में तभी शामिल होगा तब उसको ये वाला पावर्स देंगे, ये वाला पावर्स देंगे, तभी वो भारत के संघ क्षेत्र में कहलाएगा। अदरवाइज हमने जिसको भी अधिग्रहण कर लिया है, जिस एरिया को हमारे साथ में मिला दिया है, वो भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में वो चीज शामिल हो जाएगी। देखो दोस्तों, उसको एरिया को, जैसे पीओके को हमने शामिल कर लिया है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, हमारे शेड्यूल फर्स्ट में डाल देंगे, यानी कि हमने उसको डाल दिया अनुसूची फर्स्ट में। उसको अनुसूची फर्स्ट में डालते ही वो क्या बन गया, हमारे भारत का अभिन्न अंग बन गया। भारत का अभिन्न अंग बन गया है, इट मींस वो भारत के राज्य क्षेत्र का, भारत की टेरिटरी में आ गया है। इसका मतलब ये कदापि नहीं है दोस्तों कि भारत के संघीय क्षेत्र में शामिल हो गया है। भारत के संघीय क्षेत्र में
शामिल होने का मतलब है कि वो शक्तियों के विभाजन में भारत का भागीदार बन जाएगा, यानी कि उनको हमारी संविधान अलग से पावर्स देगी। यानी कि यहाँ पे जब तक पावर्स नहीं देती हैं, किसी भी तरह से हम उसको टेरिटरी में शामिल रखते हैं। हाँ, ये भी नहीं कह सकते वो भारत का अंग नहीं है, अंग है, लेकिन उसके पास में इतनी ज्यादा पावर नहीं है जितनी संघीय क्षेत्र को शामिल होती हैं। तो दोस्तों यहां से हम समझ सकते हैं कि क्या संघ होता है, क्या उसका राज्य क्षेत्र होता है, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये तो हमारा यूनियन हो गया और ये हमारा टेरिटरी हो गया। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं आर्टिकल वाइज, यानी कि हमारा पहला आर्टिकल क्या कहता है, उसके बाद में दूसरे और तीसरे चौथे की बात करते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की। हमारा जो आर्टिकल 1 कहता है, यानी कि अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या कहता है, इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ये बात कहता है आर्टिकल फर्स्ट। उसके और भी सब क्लोज है, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले पहली लाइन को समझते क्या स्पष्ट होता दोस्तों, इससे दो चीजें स्पष्ट है। एक तो कहता है इंडिया जो कि भारत, यहां से एक चीज यहां से क्लियर हो जाती है, यानी कि हमारे संविधान में भारत को किस नाम से जाना जाएगा, वो जाना जाएगा इंडिया और भारत को। कहां से स्पष्ट होता है, आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि भारत के दो नाम होंगे जो संविधान में मान्यता प्राप्त नाम है। दोस्तों ध्यान रखें, भारतवर्ष हो गया, आर्याव्रत हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ऐसे नामों को भारत के संविधान में दर्जा प्राप्त नहीं है। जहां पे भी भारत का रिप्रेजेंटेशन होगा दो नाम से होगा, या फिर जहां पे भी इंडिया और भारत के नाम से पुकारा जाएगा, इट मींस वो भारत का ऑफिशियल नेम है। और वो कहां से प्रतीत होता है, आर्टिकल फर्स्ट कहता है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये कहते हैं राज्यों का संघ होगा। क्या मतलब हो गया दोस्तों, देखो हमने कहा था भारत की संघीय शासन प्रणाली है, मैंने कह दिया भारत की संघीय शासन प्रणाली है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट। क्या कहा है दोस्तों, यूनियन ऑफ द स्टेट। हमने किस वर्ड का यूज किया, यूनियन ऑफ द स्टेट, नॉट द फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स। हमने इसके लिए फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं किया है, यानी कि यदि हम इसका यूज करते फेडरेशन तो वो कुछ इसका मीनिंग अलग निकल जाता दोस्तों। ये अपना ओवन ब्रांड है, इंडिया का अपना ब्रांड है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को समर्पित किया है। किस तरह से किया उसको देखो। इसके लिए दोस्तों थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश है। भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश है दोस्तों। मैं जब भी संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करता हूं और जब भी मैं एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करता हूं तो मेरे सामने काफी सारे कॉन्सेप्ट अलग प्रतीत होते हैं जो भारत के यूनियन ऑफ द स्टेट से मैच नहीं खाता है, यानी कि भारत की संघीय शासन प्रणाली से मैच नहीं खाता है। देखो दोस्तों, जब भी बात करेंगे संघीय शासन प्रणाली की, जब भी बात करेंगे एकात्मक शासन प्रणाली की, तो दो चीजों का ध्यान रखोगे दोस्तों। मैं प्योर फेडरेशन की बात कर रहा हूं, प्योर फेडरलिज्म की बात करता हूं, जिसका एग्जांपल है यूएसए। और ये जो एकात्मक सिस्टम यानी कि यूनिटरी सिस्टम की जो मैं बात करता हूं वो है आपका ब्रिटेन। और आगे मैं बात करूंगा भारत की, और भारत एक कैसा है उसकी मैं आगे यहां से कंपैरिजन करने के बाद मैं भारत के सिस्टम की बात करूंगा। देखो दोस्तों, संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है, संविधान में केंद्र और राज्यों को समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये आपका केंद्र हो गया, ओके, और ये आपके क्या हो गए, राज्य हो गए। राज्यों को मैं एस लिख दो, स्टेट, ये हमारे स्टेट हो गए। संविधान में क्या होता है, संघात्मक शासन प्रणाली की बात करता हूं, केंद्र और राज्यों के बीच में समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कि यूएसए 50 राज्यों का संघ है, सारे 50 के 50 जो राज्य समान शक्तियां प्राप्त करते हैं, और प्रत्येक जो राज्य होता है अपनी इच्छा से फेडरेशन को ज्वाइन करता है, यानी कि वो स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है किस मामले को लेके, यानी कि अलग होने को लेके, स्वतंत्र होता है अलग होने को लेके। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि इसमें किसी दिन यदि कैलिफोर्निया चाहे या फिर किसी दिन अलास्का चाहे तो वो उससे अलग हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद में दूसरा इसमें क्या होता है, यानी कि ये एक समझौते का परिणाम होता है।
समझौते का परिणाम होता है। इनके बीच में दोस्तों एक प्रकार की ट्रीटी कह सकते हो या फिर एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के तहत वो स्टेट इस फेडरेशन में शामिल होता है। जिस दिन उसको लगता है कि यार मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कमियां आ रही हैं, मैं कॉन्ट्रैक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो वो अलग हो सकता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, क्योंकि हमने कहा था स्वतंत्र है अलग होने को लेके। समझौते का परिणाम होता है। अगली बात, उसमें दोहरी नागरिकता होती है। जो भी राज्य होता है वो अपनी नागरिकता रखता है, साथ ही साथ वो यूएसए की नागरिकता रखता है। जैसे मैं बात करूं कोई कैलिफोर्निया का नागरिक है तो वो कहेगा मैं कैलिफोर्निया का नागरिक हूं एज वेल एज मैं यूएसए का नागरिक हूं। इसके बाद में उसका अपना संविधान होता है, अपना संविधान होता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि यानी कि राज्य प्लस केंद्र दोनों बराबर शक्तिशाली होते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों ये तो होता है प्योर फेडरेशन, प्योर फेडरलिज्म की मैं बात करूं। इसके बाद में दोस्तों मैं बात करता हूं ब्रिटेन के यूनिटरी सिस्टम की। यूनिटरी सिस्टम में बात करता हूं, ये आपका रह गया सेंट्रल, ये आपका केंद्र रह गया, और इनके बाद में इनकी बात करता हूं स्टेट्स की। इनके बाद में बात करता हूं स्टेट्स की। तो क्या स्टेट स्वतंत्र हो सकते हैं? नॉट एट ऑल, किसी भी सूरत में जो इनके राज्य अलग नहीं हो सकते। ओके, समझौते का परिणाम होता है? जी नहीं, किसी भी समझौते का परिणाम नहीं होता है। अगली बात करता हूं दोहरी नागरिकता, नहीं दोस्तों, पता होगा हमने भी सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से ही अडॉप्ट की है। इसके बाद में बात करता हूं दोस्तों अपना अलग संविधान होता, नहीं दोस्तों, और वो जो सेंट्रल कानून बना देती है वो सारे के सारे स्टेट को क्या करना पड़ता है? लागू करना पड़ता है। ओके दोस्तों, ये तो होता है प्योर यूनिटरी सिस्टम और ये होता है प्योर फेडरलिज्म। ओके दोस्तों, भारत का अपना ओवन ब्रांड है जिसको अपन बोलते हैं क्वाज़ी फेडरल या फिर अर्ध संघीय शासन प्रणाली। भारत ने दोनों के बीच के मार्ग को अपनाया है जिसमें वो यूनिटरी सिस्टम की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। कैसे? भारत के सिस्टम को मैं कहूंगा अर्ध संघीय शासन प्रणाली, अर्ध संघीय शासन प्रणाली, जिसमें हमने इस फेडरेशन वर्ड को यूज न करके हमने कौन से वर्ड को एडॉप्ट किया दोस्तों? हमने यूज किया है यूनियन। यदि हम फेडरेशन वर्ड यूज करते इट मीन्स हम वो देते। यदि दोस्तों हम फेडरेशन रखते हैं तो हमारे देश में एकता और अखंडता कभी भी क्या नहीं रहती? बरकरार नहीं रह पाती। हमारे संविधान निर्माता ना तो ऐसा एक एकात्मक सिस्टम चाहते थे और न ही ऐसा संघात्मक सिस्टम चाहते थे। हमारे संविधान निर्माता यही चाहते थे कि राज्यों को पावर दे, लेकिन देश एक अखंड रहे, अखंड भारत का निर्माण हो, कोई राज्य अलग ना हो पाए। तो हमने इसके बीच के मध्यम मार्ग को अपनाया है हमारे इस यूनियन में। अब दोस्तों जो हमारा यूनियन है उसके तहत राज्यों के पास में दोहरी नागरिकता नहीं होती है, राज्यों का अपना अलग संविधान नहीं होता है, और ना ही एकात्मक सिस्टम की तरह एक सेंट्रल वाला जो कानून होता है राज्यों के पास में कानून बनाने का कोई पावर नहीं होता। लेकिन दोस्तों हमने क्या कर दिया है? पावर का डिवीजन कर दिया है, यानी कि हमने बना दिया संघ सूची, राज्य सूची और हमने बना दिया समवर्ती सूची, जिसके तहत हमने क्या कर दिया? राज्यों को भी पावर दी है। तो हमारी अर्ध संघीय शासन प्रणाली में राज्यों को पावर है तथा एक अखंड भारत का निर्माण है, जो किसी समझौते का परिणाम नहीं होगा दोस्तों। समझौते का परिणाम नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि राज्य अपनी इच्छा अनुसार अलग हो नहीं सकता, क्योंकि हम चाहते हैं एकता और अखंडता। अब दोस्तों मैं यहां पे बात करता हूं, जो हमारा यूनियन है वो कैसा है? विघटित राज्यों का अविघटित संघ है। विघटित राज्यों का अविघटित संघ है। विघटित राज्यों का अविघटित संघ। क्या मतलब हो गया दोस्तों? क्या हम राज्यों का विघटन कर सकते हैं? जी हां, हम राज्यों को तोड़ मरोड़ सकते हैं। भारत की संसद ये पावर रखती है। आगे आर्टिकल्स में देखेंगे भारत की संसद चाहे तो रीड्रॉ कर सकती है पूरे भारत के मैप को। ओके, तो राज्यों का विघटन संभव है। जैसे दोस्तों हमने देखा है कि हमने लेटेस्ट में J&K है, जो पहले एक राज्य था, उसको हमने 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। तो इट मीन्स क्या हो सकता है? राज्यों का विघटन किया जा सकता है और संघ का विघटन नहीं किया जा सकता। सेम भी हम यहां पे दोस्तों, यदि मैं फेडरेशन की बात करूं तो इसमें अविघटित राज्यों का अविघटित संघ होता है।
जी हाँ, आप राज्यों को तोड़ मरोड़ नहीं सकते हो। कल की डेट में आपको लगे यार जो आपका अलास्का प्रांत है या फिर कैलिफोर्निया प्रांत है या फिर ऊटा प्रांत है या फिर वॉशिंगटन है, आप चाहोगे कि हम इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के चेंज करके इसकी सीमा चेंज कर दे, नाम चेंज कर दे, इसके एरिया को छोटा या बड़ा कर दे, तो आप नहीं कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत वो राज्य आपके संघ में शामिल हुआ है, न कि भारत की तरह वो यूनियन है कि आपको उसी के अंदर रहना ही रहना है। बट भारत के संघ में, यूनियन में जो शामिल होगा उसकी बाध्यता है वो किसी भी सूरत में इंडिया में रहना ही रहना है। इसमें जब चाहे वो क्या हो सकता है, यानी कि अलग हो सकता है, लेकिन फेडरेशन के पास में कोई पावर नहीं होता उसको विघटित कर दे। इसका मतलब क्या हो गया, वो अविघटित राज्यों का अविघटित संघ है। वहीं पे भारत में राज्यों को बिल्कुल तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, तो विघटित राज्यों का अविघटित संघ होता है। ये तो दोस्तों था हमारे भारत के पहले आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा। कैसा संघ होगा, फेडरेशन होगा क्या, नहीं होगा दोस्तों। हमने फेडरेशन की जगह किसको यूज किया है, यूनियन को यूज किया, जिसमें हमने अपना ओवन ब्रांड यूज किया है, यानी कि हमने अर्ध संघीय शासन प्रणाली जो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। यहां से फिर से क्वेश्चन आएगा, ये किस प्रणाली पे आधारित है, ये हमारी कनाडा। दोस्तों हमने सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहां से हमारे सोर्स लिए हैं, कहां से हमने स्रोत, कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी कंट्री से हमने अडॉप्ट किए, उसमें हमने देखा था संघीय प्रणाली हमने कनाडा से अडॉप्ट की है। यदि हम फेडरेशन रखते तो यूएसए से कर लेते, यूनिटरी सिस्टम रखते तो हम इंग्लैंड से ले लेते, लेकिन हमें चाहिए कि राज्यों को स्वायत्ता मिले लेकिन एकता और अखंडता समाप्त ना हो, तो हमने अपनी सिस्टम, ऐसा सिस्टम कनाडा में था और हमने अपनी संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ले ली, जिसको अर्ध संघीय शासन प्रणाली कह सकते हो या फिर संघात्मक शासन व्यवस्था, जो कि एकात्मक की तरफ ज्यादा टिल्ट है, ज्यादा झुकी हुई है, और जिसको अपना कह सकते हैं क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल अर्धसंघीय शासन प्रणाली। ओके दोस्तों, ये तो था यूनियन ऑफ द स्टेट। अब इसके बाद में समझते हैं और क्या बात की गई हमारे आर्टिकल 1 में। हमारा आर्टिकल फर्स्ट और कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी कि भारत की टेरिटरी में क्या चीजें शामिल हैं, राज्य क्षेत्र में क्या क्या होगा। अब आगे ये बात करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में होगा वो सारे एरिया शामिल होंगे। कौन से, सारे क्षेत्र शामिल होंगे। ये कहता है सारे क्षेत्र शामिल होंगे जो शेड्यूल फर्स्ट में, यानी कि अनुसूची फर्स्ट में निर्दिष्ट है, अनुसूची फर्स्ट में निर्दिष्ट है, अनुसूची फर्स्ट में निर्दिष्ट है, वो सारे के सारे टेरिटरी ऑफ द इंडिया में शामिल होंगे। ओके, तो क्या क्या शामिल होंगे दोस्तों, एक तो भारत का राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत के जो भी राज्य हैं वो इसमें शामिल होंगे। दूसरी इसमें कौन से शामिल होंगे, संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे, यानी कि संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे। तीसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें जो भी टेरिटरी अपन ऑक्यूपाइड कर लेंगे, यानी कि अधिकृत क्षेत्र, अधिकृत क्षेत्र, यदि भारत किसी भी टेरिटरी को ऑक्यूपाइड कर लेता है उसको क्या कर लेगा, आपके शेड्यूल फर्स्ट में डाल देगा, और शेड्यूल फर्स्ट में डालती वो क्या हो जाएगा, सारे क्षेत्र शामिल होंगे जो अनुसूची फर्स्ट में निर्दिष्ट होंगे। ओके दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहां से कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या शामिल होंगे। जनरली हम यही समझते हैं कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। नहीं दोस्तों, ये तीन चीजें शामिल होती हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है जो भी एरिया हमने अधिकृत क्षेत्र भी भारत की राज्य क्षेत्र में शामिल होगा, यानी कि उसको सीधा, यदि पीओके को कल की डेट में अपन ऑक्यूपाइड कर लेते हैं तो क्या करेंगे, उसको कहां पे लिख देंगे, हम लिख देंगे शेड्यूल फर्स्ट में, और शेड्यूल फर्स्ट में लिखते ही वो सीधा का सीधा किस में शामिल हो जाएगा, अधिकृत क्षेत्र के तहत भारत में शामिल हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहां से एक बात का ध्यान रखें कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और उसके साथ में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, 8 संघ शासित प्रदेश हैं। दोस्तों इसका ध्यान रखें, यानी कि हमारे जो J&K, पहले हमारे 29 स्टेट थे और आपकी 7 यूनियन टेरिटरीज थी। जैसे ही हमने J&K वाला मैटर आपके अक्टूबर 2019 में सॉर्टेड आउट किया, उसके तहत हमारे राज्य 28 से बन के कितने हो गए थे, 29 से बन के 28 हो गए थे, और हमारी यूनियन टेरिटरी 7 से बन के कितनी हो गई थी, 9 हो गई थी। ओके दोस्तों, तो फिर 8 कैसे होगी दोस्तों, इसके साथ में ध्यान रखें, हमने किया था 26 जनवरी 2020 की बात करता हूं दोस्तों, T20 की, जिसके तहत हमने 2 हमारी सेपरेट यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, यानी कि दीव और दमन, क्या थी, दीव व
दमन, यानी कि हम उसको बोलते थे दीव व दमन संघ शासित प्रदेश, और दूसरा अपन बोलते थे दादरा व नगर हवेली, दादरा व नगर हवेली। ये हमारी दो अलग अलग हुआ करती थी, तब तो थी हमारी 9। अब हमने क्या किया है, 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मर्ज कर दिया है और इसको एक ही यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया है। इट मीन्स क्या हो गया दोस्तों, हम इसको कहेंगे दीव व दमन तथा दादरा व नगर हवेली संघ शासित प्रदेश। अब ये एक ही हो गया। ध्यान रखें दोस्तों, इनका राजधानी जो है वो है दमन। इनकी जो राजधानी है संयुक्त, जो इनको दोनों को मिला के इनके संयुक्त जो राजधानी बनी है उसका नाम है दमन। किस तरह से याद रखोगे, दो अलग अलग हुआ करते तो उनका दमन करके एक बना दिया ना, इसका मतलब राजधानी कैसे याद रखोगे, उसकी राजधानी है दमन। ओके दोस्तों, ये थोड़ा करंट से रिलेवेंट था तो मैंने इसको डिस्कशन यहाँ पे कर दिया। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, हमारे आर्टिकल 2 किसके बारे में बात करता है। हमारा आर्टिकल 2 क्या कहता है, देखो दोस्तों, 2 आर्टिकल 2 का मतलब होता है 2 नंबर वाला काम, यानी कि बाहर से अपन कहते हैं ये तो 2 नंबर का पैसा है। 2 नंबर का मतलब हड़प का पैसा हो गया। इसका मतलब आर्टिकल 2 भी हड़प वाली बात कर रहा है, आर्टिकल 2 भी 2 नंबर वाली बात करता है। कैसे दोस्तों, ये कहता है कि भारत की संसद कौन कर सकता है दोस्तों, ये जो भी काम करेगा वो कौन करेगी, भारत की संसद बाय द लॉ, यानी कि विधि के द्वारा, भारत की संसद विधि के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाय द लॉ, विधि के द्वारा किसी भी विदेशी क्षेत्र को, किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत के राज्य में शामिल कर सकती हैं, शामिल कर, और डिवीजन ऑफ द पावर भी दे सकती है, राज्य में शामिल कर नए राज्य का गठन कर सकती है, नए राज्य का गठन कर सकती है, नए राज्य का गठन कर सकती है। ये हमारी बात कहती है, ये हमारे बात करता है आर्टिकल 2 कहता है 2 नंबर वाला। अब क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, क्या भारत किसी भी विदेशी क्षेत्र को अधिग्रहण कर सकता है? जी हां, कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है। साथ ही साथ अधिग्रहण जैसे ही कर देगा, सबसे पहले शेड्यूल फर्स्ट में डाल देगा। जैसे शेड्यूल फर्स्ट में डाल दिया, भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा बन गया। यदि चाहता हमें इस राज्य में कन्वर्ट करना, तो राज्य में भी भारत की संसद क्या कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत हमने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दे दिया, यानी कि भारत के पूर्ण राज्य के रूप में हमने इसको दर्जा दे दिया। तो ये किसके तहत दिया जा सकता है? ये दोस्तों ऐसा करने की हमें पावर कौन देता है? ये हमें पावर देता है आर्टिकल 2। किसको देता है? भारत की संसद को। भारत की संसद किसके तहत कर सकती है? विधि के द्वारा कर सकती है। या विधि के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है, और उसको ठीक लगे तो भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा, केंद्र शासित प्रदेश का, या फिर भारत की टेरिटरी में किसी भी तरीके से इसको शामिल रख सकती हैं, जैसे कि हमने यहाँ से एग्जाम्पल से देखा है। इसके बाद में दोस्तों मैं बात करूं पांडिचेरी की, दादरा नगर हवेली की, दीव दमन की, गोवा की, ये ऐसे एरिया हैं जो किसी विदेशियों के अंडर में थे, भारत ने जीता है या अधिग्रहण किया है, और उसके बाद में उनको अपना राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में कन्वर्ट किया है। ऐसा करने की पावर जो देता है वो देता है हमें आर्टिकल 2। 2 का मतलब कैसे याद रखो? 2 नंबर, मतलब 2 नंबर वाला काम किया है। ठीक है दोस्तों, याद करने का तरीका है। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 3 हमारा क्या कहता है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल दोस्तों 3 कहता है भारत अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर की बात तो आर्टिकल 2 नंबर करता है, और 3 कहता है राज्य क्षेत्र के अंदर वो क्या कर सकता है? नए राज्यों का गठन कर सकता है, नए राज्यों का गठन कर सकता है, मतलब किसी को तोड़ मरोड़ सकता है, नाम परिवर्तन कर सकता है, जी हां, सीमा में परिवर्तन कर सकता है, कम कर सकता है या ज्यादा कर सकता है, या फिर पूरा राजनीतिक मैप, राजनीतिक नक्शा ही बदल दे। बिल्कुल दोस्तों, ये पूरी की पूरी पावर किसको दे रखी है? भारत की संसद को दे रखी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये काम पूरा का पूरा कौन कर सकती है? पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया बाय द लॉ, विधि के द्वारा कर सकती है।
क्या कर सकती हैं, विधि के द्वारा ये सारे के सारे काम कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, 1 से 2 राज्य नहीं 10 राज्य बना सकती हैं, सीमा परिवर्तन कर सकती है, एरिया कम कर सकती है, एरिया बढ़ा सकती हैं। ये पूरा का पूरा पावर किसके पास में, भारत की संसद के पास में। और कौन देता है, आर्टिकल 3 देता है, आर्टिकल 3 है वो आपको ये पावर देता है ये सारा काम करने के लिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, इसका प्रोसेस आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या प्रोसेस होना चाहिए। ओके, इसके लिए पहली कंडीशन है कि इस टाइप का आप कोई भी काम करते हो, किसी नए राज्य का गठन करते हो, परिवर्तन करते हो, सीमा छोटी बड़ी कर सकते हो, तो इसके लिए जो प्रभावित राज्य होता है, जो प्रभावित राज्य, जैसे कि मैं बात करूं, हमें बनाना था तेलंगाना, हमें तेलंगाना बनाना था, तो उसके बाद में किसको तोड़ के बनाया था, आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को। तो यहां पे क्या रोल था, इसी के एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। इसके लिए पहला स्टेप क्या रहेगा, यानी कि ये जो भी काम किया जाएगा राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना नहीं किया जाएगा। जो भी राज्य का परिवर्तन है, ये जो भी एक्टिविटी होगी वो सबसे पहले राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद में ही शुरू होगी। यानी कि इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद, राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद शुरू होगी। राष्ट्रपति रिकमेंडेशन देगा, राष्ट्रपति सिफारिश करेगा, ऐसा किया जा सकता है। ओके, अब इसके बाद में समझते स्टेप से आगे क्या होगा, राष्ट्रपति सिफारिश कर देगा। अब राष्ट्रपति आगे क्या करेगा, यदि कि जो प्रभावित राज्य है इसके पास में क्या करेगा, उसको सूचित करेगा कि भाई आपके पर्टिकुलर राज्य से हम एक और नया राज्य तेलंगाना नाम का बनाना चाहते हैं, तो आपकी क्या राय है। अब हो सकता है आंध्र प्रदेश अनुमति दे, या फिर उसको पॉजिटिव दे, या ना दे, या मना कर दे, या फिर कुछ चेंजमेंट के साथ में राष्ट्रपति को बता सकता है। और कितने टाइम में बताएगा, ये एक निश्चित समयावधि में बताएगा। क्या करेगा, निश्चित समयावधि में बताएगा। किसको बताएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताएगा। वो निश्चित समयावधि कितनी है दोस्तों, 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन, कितने दिन है, नहीं दोस्तों, ये राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि उसको कितने टाइम में इसकी रिप्लाई चाहिए। 10 दिन में चाहिए तो वो बोलेगा कि इसकी रिप्लाई हमें 10 दिन में दो, 1 महीने में दो, 4 महीने में दो, 6 महीने में दो। लेकिन जो भी टाइम देगा उस पर्टिकुलर टाइम में उससे जो भी सुझाव है वो वापस राष्ट्रपति के पास में देगा। ओके दोस्तों, यदि वो इस तरह के परिवर्तन से सहमत ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। यानी कि वो जो भी सलाह देगा वो नथिंग बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वो राष्ट्रपति को उसके मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्यता नहीं होगी। राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार उसको काम करेगा। तो मैं दूसरी तरफ से ये कह सकता हूं मात्र औपचारिकता है ये क्या है, मात्र औपचारिकता है। ओके दोस्तों, अब मैं कह सकता हूं कि ऐसे विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश के बावजूद ही लाए जा सकते हैं, पर्टिकुलर राज्य को भेजे जाएंगे, निश्चित समयावधि में उसको रिप्लाई देना पड़ेगा। वो रिप्लाई में कुछ परिवर्तन के साथ दे सकते हैं, या फिर मना कर सकते हैं, या फिर एग्री हो सकते हैं। जो भी हो, कोई भी बाध्यता नहीं है राष्ट्रपति को मानने के लिए। यानी कि कंप्लीटली पावर किसको दे रखा है, भारत की संसद को दे रखा है। इसके बाद में दोस्तों जो अगला स्टेप होगा, यानी कि भारत की संसद में साधारण विधेयक के तहत साधारण बहुमत से विधेयक को पारित कर दिया जाएगा। यानी कि इसमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगला आर्टिकल जो 4 होता है वो इसके बारे में डिटेल से बताएगा। तो आर्टिकल 4 में इसके बारे में अपन देखते हैं। अब दोस्तों एक बार फिर से इसको देखिए, यानी कि राज्य क्षेत्र में नए राज्यों का गठन, परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, राजनीतिक नक्शा तक बदल दे सकती है भारत की संसद। उसके लिए सबसे पहली चीज जरूरी है, भारत का जो राष्ट्रपति है उसके सिफारिश के बावजूद ही ऐसे विधेयक को लाया जा सकता है। उसके बाद में राष्ट्रपति प्रभावित राज्य से परामर्श चाहेगा कि आप उसमें करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ध्यान दें दोस्तों, जब आंध्र प्रदेश विधानमंडल के पास में इस तरह का भेजा गया था तो आंध्र प्रदेश विधानमंडल ने इसको मना किया था कि हमें इस टाइप का कोई तेलंगाना नहीं चाहिए। बावजूद इसके हमने तेलंगाना राज्य का गठन किया था। हमने कहा था मात्र औपचारिकता है, भारत का राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। संसद फुल फ्लेज पावर रखती है इस टाइप के कार्य करने के लिए। दूसरी बात हमने कहा था संसद में इसको साधारण बहुमत से पारित करना होगा, स्पेशल मेजॉरिटी की इसमें जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 में क्या बात की गई है। दोस्तों आर्टिकल 4 कहता है कि हमारी संसद जो भी काम करेगी आर्टिकल
2 एंड आर्टिकल 3 में जो भी संशोधन करेगी उसके लिए उसको साधारण बहुमत की जरूरत है, यानी कि साधारण बहुमत की जरूरत है। यानी कि अगली बात ये फिर से कहती है कि आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन की आवश्यकता नहीं है, संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो क्या आर्टिकल 368 में इसका कोई उपबंध नहीं दे रखा है? जी नहीं दोस्तों, हमारा जो आर्टिकल 368 जो कि हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है। ये दो तरह की प्रक्रिया को बताता है। एक तो ये विशेष बहुमत की बात करता है, यानी कि विशेष बहुमत जो कि 2/3 की मेजोरिटी से पारित होना चाहिए, और दूसरा जो बात करता है 2/3 की मेजोरिटी से पारित होना चाहिए प्लस 50% जो स्टेट होता है उनकी कंकरेंस चाहिए, उनका अप्रूवल चाहिए। यानी कि जो भी बिल आपका आता है 2/3 की मेजोरिटी से पारित हो और आधे राज्यों की अनुमति वाला हो या फिर विशेष बहुमत वाला हो, जो आपके 2/3 की मेजोरिटी से पारित होने चाहिए, केवल उन्हीं की बात की गई है हमारे आर्टिकल 368 में। और दोस्तों ध्यान रखें, जो भी हमारे संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किए जाते हैं उन्हीं को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 1, 2, 3 के तहत दिखाया जाता है। यानी कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, यानी कि साधारण बहुमत से जो भी पारित होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1, 2, 3 में नहीं दिखाया जाएगा। और जो हमारे राज्यों का पुनर्गठन होगा, यानी कि आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 3 में हम किसी भी टाइप की जो भी क्रियाविधि करते हैं उसको 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इट मींस उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1, 2, 3 के तहत भी नहीं दिखाया जाएगा। साधारण बहुमत से भारत की संसद कर सकती है, ये बात की गई है आर्टिकल 4 में। इसके साथ साथ आर्टिकल 4 ये भी कहता है कि यदि जब आप इसमें परिवर्तन करोगे तो ऑब्वियसली आपको शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। यानी कि आपको अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जब आप नए राज्य का गठन करते हो या कोई भी बाहर की टेरिटरी जब आप इंडिया में एक्वायर्ड करते हो तो आपको शेड्यूल 1 में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 1 कहता है कि शेड्यूल 1 में आपने जिस भी चीज को मेंशन कर दिया गया है वो भारत की टेरिटरी में शामिल हो जाएगा। तो भारत की टेरिटरी में शामिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शेड्यूल 1 में उसको शामिल करना पड़ेगा। और 4 का मतलब होता है यदि आप उसको राज्य का दर्जा देते हैं और संघ शासित प्रदेश का दर्जा देते हैं और उसमें विधानमंडल की स्थापना करते हैं तो राज्यसभा में भी आपको क्या देना पड़ेगा? प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। ऐसी बात हमारी की गई है प्रतिनिधित्व की, जो हमारी शेड्यूल 4 बताता है। तो इसका मतलब आपको शेड्यूल 4 में भी जो अमेंडमेंट करना पड़ेगा उसको भी साधारण बहुमत से करना पड़ेगा, यानी कि उसको भी विशेष बहुमत या फिर आपको विशेष बहुमत प्लस 50% स्टेट की कंकरेंस की जरूरत नहीं है। तो ये बात की गई है दोस्तों हमारे आर्टिकल 1 to 4 तक। दोस्तों हम आर्टिकल की सीरीज को शुरू कर चुके हैं। ये आर्टिकल 1 to 4 हमने अभी तक पढ़ लिया है। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे स्टार्टिंग ABCD प्रकार के राज्यों का फॉर्मेट हुआ करता था, उसके बाद में किस तरह से फजल अली कमीशन की सिफारिश के बाद में हमने राज्यों का और संघ शासित प्रदेशों का फॉर्मेट इंडिया में आया था, और कौन से राज्य किस तरह से अभी हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ है। उन सारी प्रक्रिया को कल वाले वीडियो में अपन देखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे साथ में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।